Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो आपको क्या पता है रेस्पिरेशन के बारे में? क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। तो देखो, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। सिर्फ छोटे क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन बता भी दिया जाता है कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और छोड़ना होता है, श्वसन। लेकिन श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज बनता है उसका टूटना और उसे एनर्जी का प्रोडक्शन होना। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का टूट करके एनर्जी बनना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यू कैन नोट दिस पॉइंट्स। ओके, तो अब हमें पढ़ना है कि रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो मैं लिखते भी जाऊंगी और समझाते हुए जाती हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और एनएरोबिक में ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसे ऑक्सीजन चाहिए होता है और इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिए हैं। क्या डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत होता है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज होता है उसका पूरी तरीके से डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, लेकिन एरोबिक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी बनता है वो ज्यादा बनता है। ठीक है, एरोबिक में। और कितना बनता है? लगभग 36 to 38 एटीपी। किस फॉर्म में बनता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में 36 to 38। ये कहीं पे 36 लिखा रहता है, कहीं पे 38। ओके, तो इतना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन एनएरोबिक में एनर्जी बहुत कम बन पाता है, लगभग 2 एटीपी ही बन पाता है। कितना बन पाता है? तो 2 एटीपी। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें, ठीक है, रेस्पिरेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या क्या मिलता है हमें? तो एनर्जी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? एथेनॉल मिलता है, लैक्टिक एसिड और CO2 मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और CO2। अब एथेनॉल किससे मिलेगा और लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा ये जानते हैं अभी हम आगे। ठीक है, ओके, तो अभी हमने देखा था कि इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था किसमें? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो वो किसके बॉडी में होता है? ठीक है, कहाँ पे होता है इसका प्रोडक्शन, ये समझते हैं हम। रेस्पिरेशन का मतलब मैंने बताया कि ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होना। तो ग्लूकोज जो है ये कहाँ से आया था हमारे सेल्स में? तो हमने पढ़ा है डाइजेशन में कि जो भी खाना खाते हैं वो सिंपल फॉर्म यानी ग्लूकोज बन जाता है और लास्टली वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड उसे सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, और सेल्स में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, डायग्राम से बताती हूँ। मान लो कि ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या बना होता है? जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार्ट में दिखाया, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट एनसीईआरटी का चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ लो। ओके, ये देखो, अब सेल में ग्लूकोज आया, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो ग्लूकोज आता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है कि आपको? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज कैसा है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जैसे ही इंटर करता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि यहाँ पे जैसे ही इंटर किया ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में इंटर किया, तो ये वहां पे रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, क्या बन जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी थोड़ा सा सिंपल बन जाता है। उसका नाम अब हो जाता है ग्लूकोज से चेंज होकर के पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। और जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये कहाँ पे टूटा? तो हमारे साइटोप्लाज्म में हुआ है ये काम। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद थोड़ा सा एनर्जी का प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म में भी होता है।
अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म में सेल के जो ऑर्गेनल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। तो यहीं पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सब यहीं पे होते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो कि ये हमारा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर हमारा कौन चला जाता है, ये पाइरूवेट किस में एंटर कर जाता है, साइटोप्लाज्म के बाद जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं और ऑक्सीजन भी आता है, ब्लड से ग्लूकोज आया और ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन को भी लाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, कहाँ पहुंच जाता है, उससे सेल्स के पास। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, कहाँ पे हो रहा है ये सब चीज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों गए, ठीक है। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ग्लूकोज भी आया और ऑक्सीजन भी आया, तो दोनों जब मिल करके किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो होता है तो किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो कितना बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में पता है आपको, 36 से लेके 38, ठीक है। 36 या फिर 38 इतना के रेंज में वेरी करता है एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, सो ये प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ ग्लूकोज अकेले काम नहीं कर रहा है, वहां पे उसे ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, इसलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये वाला प्रोसेस है इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और साथ में एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बना, तो एटीपी के फॉर्म में बना, ठीक है। कितना एटीपी, लगभग 36 to 38। ओके, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसमें। अब बात करते हैं हम कि एथेनॉल और लैक्टिक एसिड किससे बन रहा था। तो अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट क्या है, फंगी है एक प्रकार का, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी बनाने में। इसमें जो भी एनर्जी बनता है वो साइटोप्लाज्म में ही बन जाता है। इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इसमें क्या क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी बनता है। और इसमें जो कार्बन होता है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इथेनॉल क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है। जितने भी बेकिंग इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्री है, वो इसी का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा वहां पे ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है, यानी जो कि ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, सो इथेनॉल इसका कॉमर्शियल लेवल में बहुत ज्यादा यूज होता है ईस्ट का। जैसे जो भी चीज आप खाते हो वहां का बना हुआ केक वगैरह, या फिर बेवरेजेस इंडस्ट्री में जो भी लिक्कर वाइन वगैरह बनते हैं, वो सब इसी ईस्ट के हेल्प से ही बनते हैं। वहां पे फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब सेकंड बात करते हैं हम कि लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये होता क्या है, इन आर मसल सेल्स, हमारे मसल्स के सेल्स पे होता है। मतलब क्या है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज बहुत दिन से नहीं कर रहे हो, अचानक आपका मन किया एक दिन एक्सरसाइज करने का, आप उठे और उस दिन एकदम बहुत सारा दौड़ लिया आपने, बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स आएगा, मतलब मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द फील होगा, अकड़न जैसा लगेगा, मतलब चलोगे तो दर्द होगा थाइज में, हर जगह, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो या बहुत दिन के बाद अचानक से ढेर सारा एक्सरसाइज कर लेते हो, ज्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट कर लेते हो, तो हमारे मसल्स को ना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, जो कि पूरा नहीं मिल पाता है उसे। जितना भी उसके पास ऑक्सीजन था वो यूज कर लेता है, ऑक्सीजन का वहाँ पे कमी रहता है, लेकिन उसे एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी तो उसे मिल जाता है। वो जबरदस्ती एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, उस टाइम एनर्जी तो बन जाता है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण हमें मसल्स क्रैम्प्स, पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे फिर कुछ टाइम, कुछ दिन के बाद वो लैक्टिक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, तो फिर वो दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है 4 दिन 5 दिन के बाद। ओके, तो ये होता है मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन के कारण मसल क्रैम्प आता है, एनर्जी बनता है। लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, आई होप कि ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
सो ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जो कि साइटोप्लाज्म में जाते ही उसका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट में टूट जाता है, प्लस एनर्जी भी निकलता है थोड़ा बहुत। फिर वो कहाँ जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी आता है और ग्लूकोज भी जाता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एटीपी बनाते हैं। ठीक है, एटीपी बनाते हैं। ये हो गया हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। अब बाकी दो है, यानी ईस्ट में जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें भी इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी यहाँ पे एटीपी बनता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो एटीपी बनता है वो 2 एटीपी ही बन पाता है, बहुत कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किसमें, ईस्ट में। और तीसरा हमारे मसल्स में जो होता है, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, वर्कआउट बहुत ज्यादा कर लेते हैं या फिर बहुत दिन के बाद अचानक से कर लेते हैं, तो मसल्स क्रैम्प, पेन जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है मसल्स में। ठीक है, और एनर्जी भी मिल जाता है उस टाइम पे, लेकिन दर्द हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर वो दर्द भी खत्म हो जाता है। तो ये पूरा था, ये चार्ट एनसीईआरटी का है, अब इसे एक बार एनसीईआरटी से भी बहुत जरूर पढ़िएगा। और ये था रेस्पिरेशन का। अभी आगे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और वो किस तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो समझेंगे अभी हम आगे। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एयर पासेस ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मतलब जब आप सांस लेते हो तो एयर कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कहाँ से कहाँ जाता है एयर, आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखो, एयर पासेस ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल क्या होता है, जो नाक में 2 छेद होते हैं वही नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करता है, जब हम सांस लेते हैं तो नाक में, नाक में यानी नॉस्ट्रिल में जाता है। नॉस्ट्रिल में जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है, नसल पैसेज। अब ये नसल पैसेज क्या है, ये जो हमारे नाक है आगे जाकर के जो रास्ता गया है ना अंदर, वही नसल पैसेज होता है। ठीक है, उसके बाद नसल पैसेज से जो हमारा सांस है यानी एयर है, जो अभी हमने सांस लिया, वो हवा कहाँ जाता है, एयर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहाँ होता है, तो यहाँ पे खाली जगह होता है जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और विंड के लिए, दोनों के लिए कॉमन जगह होता है, खाली जगह होता है। अब यहाँ पे जाने के बाद खाना अपने फूड पाइप में चला जाता है और हवा यानी विंड कहाँ जाता है, एयर विंड पाइप में जाता है। ओके, सो फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो जाता है लेरिंग्स में। लेरिंग्स ये वाला जगह होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये कार्टिलेज का बना होता है। ओके, उसके बाद जो है हमारा एयर है लेरिंग्स के बाद जाता है ट्रैकिया में। ठीक है, यहाँ पे लेरिंग्स के बाद क्या होगा, ट्रैकिया। तो एयर कहाँ से कहाँ एंटर किया, सबसे पहले नाक में गया, नाक से फिर आगे नसल पैसेज में गया, उसके बाद फेरिंग्स में आया जो कि कॉमन पैसेज है खाना के लिए भी और हवा के लिए भी। उसके बाद फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में जाता है कौन, एयर। ठीक है, लेरिंग्स ये वाला जगह है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कार्टिलेज का बना होता है। और यहाँ से जो हमारा एयर है वो ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया क्या है, ये वाला जो जगह है ना आपको, ये ट्रैकिया एक्चुअली विंड पाइप भी होता है, तो विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एयर एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी हम दिखाती हूँ आपको। तो ट्रैकिया में आने के बाद, ये ट्रैकिया होता है ना, आप यहाँ पे छू के फील कर सकते हैं, ट्रैकिया होता है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल ना रिंग होते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये रिंग क्यों होते हैं, ताकि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, वो टूट ना जाए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं। ओके, तो ट्रैकिया के बाद जो हमारा एयर है वो ब्रोंकी में जाता है। ब्रोंकी कहाँ पे होता है, तो देखो ये यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नाक में एयर आया, नाक के बाद कहाँ पे गया, नसल पैसेज से होते हुए हमारा फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में गया, और लेरिंग्स से ये जो लेरिंग्स है यहाँ से है एयर कहाँ पे एंटर किया, इस जगह पे। ठीक है, और यही वाला जगह क्या है हमारा, तो ये वाला जगह है हमारा ट्रैकिया, और ये हमारा क्या है, ट्रैकिया, ये वाला। ठीक है, तो ट्रैकिया में जो है एयर एंटर किया और यहाँ पे आपको गोल गोल ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही है रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और ये क्यों होते हैं, ताकि ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना कर जाए, टूट ना जाए, ऐसे प्रोटेक्शन देने के लिए रहते हैं, ताकि एयर अच्छे से उससे एंटर करे, यहाँ से क्रॉस कर पाए। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक इधर डिवाइड हो चुका है, एक इधर, ये ट्यूब के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इधर और इधर दोनों साइड, ये होते हैं ब्रोंकी। क्या होते हैं, ये ब्रोंकी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि ब्रोंकी में फिर हवा जाता है यानी एयर जाता है, और ब्रोंकी फिर आगे ना पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको पतले पतले ढेर सारे ट्यूब्स, तो इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ब्रोंकी के बाद एयर कहाँ चला गया, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट जो उसका आखिरी पॉइंट होता है ना, वहाँ पे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ये जो दिख रहा है फूल फूल जैसे
ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर ये क्या है, बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। तो ब्रोंकियोल से एयर कहाँ चला जाता है, एल्वियोली में जाता है। अब एल्वियोली के पास ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वहां पे रहते हैं उसके आसपास। तो एयर कहाँ चला जाता है, फिर ब्लड में चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड के अंदर एयर चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है। एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको पता है बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन जब लंग्स में आता है तो अलग अलग गैसेस आते हैं, लेकिन जब बॉडी के पास जाता है तो उससे सिर्फ क्या लेके जाया जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे लेकर के जाता है ब्लड, ये जुड़ा हुआ है किससे, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपको एक पूरा समझ में आया? चलो एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब आप सांस लेते हो तो एयर एंटर करता है आपके नाक में, नाक से होते हुए नेसल पैसेज में जाता है, फिर फेरिंक्स में जाता है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स में जाता है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया में जाता है, जिसे हम विंड पाइप करते हैं, और वहां पे रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद ब्रोंकी में जाता है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो पतले पतले ट्यूब्स, इसे ब्रोंकी कहते हैं, यहाँ पे चला जाता है। और यहीं पे लंग्स, दोनों साइड आपको लंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, लंग्स में दोनों डिवाइड हो जाता है, दो पतले पतले ट्यूब में, इसे ब्रोंकी कहते हैं। और ब्रोंकी और ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है, जिसे ब्रांचेस में डिवाइड होता है ब्रोंकी, उसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट में, आखिरी पॉइंट में बलून लाइक गुच्छे में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोली है। यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि यहाँ पे CO2 को छोड़ा जाता है, O2 जो है ब्लड यहाँ पे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वो CO2 को सेल से लेकर के आते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे अभी हमने सांस लेके अंदर लाया है, उसे ब्लड अपने साथ लेकर के सेल्स तक ले जाते हैं, सारे सेल्स में पहुंचा देते हैं। और ये काम कौन करता है सेल्स में लेके जाने का? ब्लड में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, तो वो है आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल, रेड कलर होता है ब्लड का, हीमोग्लोबिन के कारण। ओके, सो ये था पूरा कि कैसे एयर जो है पास करता है, हमारे लंग्स में कैसे जाता है नाक से होते हुए। ये था पूरा एयर पासेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो होता क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, जब आप सांस लेते हो तो आपको फील होता होगा कि जो चेस्ट कैविटी है वो फैल जाती है, ठीक है, वहां का जो कैविटी है वो फैल जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी कैसी होती है, रिलैक्स हो जाती है। और साथ ही साथ जो डायफ्राम है वो कैसा होता है, तो डायफ्राम जो है जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब एक्सहेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं, रिलैक्स हो जाता है हमारा चेस्ट कैविटी, तो डायफ्राम भी कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और ये क्या है, साथ में ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। और ये क्या है, एल्वियोली। चलो, तो एक एल्वियोली को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ब्लड कैपिलरी जुड़े होते हैं, लगे होते हैं इसके अगल बगल। तो इनका क्या काम क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या अभी सांस लिया हमने तो क्या आया, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक है। एयर में क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे ये ट्रेवल करके कहाँ चला जाता है, ये कहाँ पे मूव करके चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गया। और ब्लड में, ब्लड अपने साथ क्या लेकर के आता है पूरे बॉडी से, वेस्ट जो कि जनरेट होता है हर सेल में, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कहाँ पे रिलीज कर देता है, यहाँ, यानी कि एल्वियोली में छोड़ देता है, ठीक है। एल्वियोली में क्या छोड़ दिया, ब्लड CO2 को छोड़ दिया एल्वियोली में। तो एल्वियोली में चला गया यानी कि यहाँ पे आ गया CO2, और CO2 हमारे लंग्स में आ गया। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक्सहेल जब करते हैं तो CO2। बॉडी में क्या चला गया, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चला गया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो ब्लड अपने साथ लेकर के पूरे सेल्स तक पहुंचा देगा इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। और फिर आगे हमारे बॉडी में सेल्स अपना काम करेंगे उससे। सारे सेल्स के पास ब्लड जो है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। पढ़ा था डाइजेशन और रेस्पिरेशन में कि क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज आ रहा था सेल्स में और फिर ऑक्सीजन जा रहा था, और दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तभी क्या होता है कि एनर्जी बनता है, ATP बनता है। तो ये ऑक्सीजन फिर सेल्स को मिलेगा और वो अपना काम यानी एनर्जी बनाने का, ATP बनाने का काम करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
वन मोर पॉइंट कि ऑक्सीजन को जब ब्लड लेता है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट डिजोल्व नहीं होता है ब्लड में कभी भी। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में कंबाइंड हो जाता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और फिर तब ये ट्रेवल करके जाता है बाकी सारे सेल्स तक। ओके, चलो। और CO2 जो यहाँ पे आता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि CO2 डिसॉल्व हो सकता है पर O2 डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करके बाइंड करके तभी आगे जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड ब्रीदिंग इन प्लांट्स। ठीक है, तो ह्यूमन का देख लिया हमने, अब एक्वेटिक एनिमल का भी देख लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स तो बाहर नहीं रहते हैं हमारी तरह, तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व होता है, उससे ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जितना ऑक्सीजन बाहर है एटमॉस्फेयर में उतना ऑक्सीजन पानी के अंदर होता है? नहीं, वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो उनका जो ब्रीदिंग रेट है मछलियों का और भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का, वो ज्यादा होता है हमारे कंपेयर में। अगर हम 1 मिनट में 12 से 20 बार ब्रीदिंग रेट है हमारा, तो मछलियों में कितना होगा? 40 से 50 बार। ओके, और जलीय जीव मछलियों में खासकर लंग्स नहीं होता है, उनमें क्या होता है? गिल्स पाया जाता है। तो देखो कैसे वर्क करता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं, मुंह खोल करके क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, घुला हुआ ऑक्सीजन है पानी में, वो ले लिया इन्होंने। अब ये मुंह खुला हुआ रहता है तो ये दोनों अंदर जाता है, फिर यहाँ पे गिल्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में गिल्स पाया जाता है। जब मुंह खुला रहता है तो ये बंद रहता है। ठीक है, ये क्लोज रहता है। जैसे ही पानी अंदर गया तो ये खुल जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है बाहर? वाटर के साथ साथ CO2 निकल जाता है। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। मुंह जब खुलेगा तो ऑक्सीजन जाएगा और गिल्स उस टाइम बंद रहेगा, लेकिन जब गिल्स खुलेगा, जैसे ये फिर मुंह बंद हो जाएगा और गिल्स खुल जाएगा, और गिल्स खुलेगा तो CO2 बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ऐसे ही मछलियों में ब्रीदिंग होता है। ओके, चलते हैं अब इधर। ओके, तो हम देखते हैं ब्रीदिंग इन प्लांट्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ये है लीफ का। ठीक है, ये क्या है? हमारा लीफ है, और लीफ में ऐसे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टेनी पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इनका नाम होता है स्टोमेटा। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। तो ग्रीन लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा, उन्हीं के थ्रू वहां पे ब्रीदिंग होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर का लॉस होना सब इन्हीं से होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।